स्मृति ईरानी का हल्ला बोल, कहा हिंदू और हिंदुस्तान जिनके दिल में है वो कांग्रेस का दामन नहीं थाम सकते। शुक्रवार को भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुंबई में थी। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान जिनके दिल में है वो कांग्रेस का दामन नहीं थाम सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाईंदर पश्चिम में 60 फीट रोड पर आयोजित बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के प्रचार सभा को संबोधित करने पहुंची थी। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस क्षेत्र के नाम में मीरा जैसे संत का नाम जुड़ा हो उस क्षेत्र में किसी मुजफ्फर को सेवा देने का मौका नहीं मिलेगा। जननी जन्मभूमि सुरक्षित रहे, स्वर्ग से महान बने, मातृभूमि ही नहीं हर बेटी बहन माता सुरक्षित रहे, उनका सम्मान हो, यही राम राज्य है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जिस क्षेत्र के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो उस क्षेत्र में किसी मुजफ्फर को सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। जिस क्षेत्र में हर गली हर घर हर मोहल्ले से जय घोष हो प्रभु राम का, उस गली उस मोहल्ले में मुजफ्फर का तेज कभी दिखाई नहीं देगा। आज माहौल कुछ ऐसा कि शिव भक्त बन गए। आज माहौल कुछ ऐसा कि शिवाजी के वंशज अपने आप को कहने लगे, आगे आगे देखिए होता है क्या, कमल खिलाइए उन्हें भी राम भक्त बनाइए। आज ये दावा करने आए। जब जय घोष होता है प्रभु राम का और मंच हो नरेंद्र का, तो मेहता हो या मोदी, लेकिन संकल्प मात्र एक कि जननी जन्मभूमि सुरक्षित हो, जननी जन्मभूमि की सेवा कुछ ऐसा करें कि उसे हम स्वर्ग से महान बनाएं, और इच्छा ये कि मातृभूमि को नहीं पर इस भूमि पर वास करने वाली हर बहन हर बेटी हर माँ भी सम्मान के साथ जिए, वही राम राज्य है। जब प्रभु राम का जय घोष होता तो मन में एक ही संकल्प कि स्त्री को मां के रूप में पूजे, पुरुष में राम की छवि देखें, भ्राता या बेटे में लक्ष्मण के गुणों को उत्पन्न करें। और ऐसे वायुमंडल में हवाएं कभी मुजफ्फर को सलाम नहीं करती। इसलिए आज इस मंच पर यहां उपस्थित एक एक भारतीय की ओर से मैं नरेंद्र जी को, चाहे वो नरेंद्र जी यहां बैठे हों या दिल्ली में, आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगर वोट चाहिए विकास का, अगर वोट चाहिए अच्छी शिक्षा का, अगर वोट चाहिए सुरक्षा का, और अगर वोट चाहिए आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाने का, तो वो वोटर 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन ही दबाएगा। ये नरेंद्र मेहता जी की उदारता है कि जीत का श्रेय मुझे और हार का दुख अपने तक सीमित रखते हैं। ये मेरा सौभाग्य कि नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा कि आज बिगुल बजाने के लिए मुझे लाया गया है। बहनें बिगुल नहीं बजाती, भाई जब युद्ध की भूमि पर पहला कदम रखता है तो उसके ललाट पर विजयश्री का तिलक करती है।
तो आज इन सभी बहनों की ओर से विजयश्री का ललाट पर तिलक लगाने आई हूँ। अब दुनिया अनोखी है। योद्धा पहले माँ से ललाट पर, बहन से ललाट पर तिलक लगाता है, फिर संत के पास जाता है। अब पता चला संत तो खुद आने वाला है, 13 तारीख को आपको बतलाने वाला है। ये बात और है कि उनको बुलडोजर वाला बाबा कहा जाता है, लेकिन जब बहन ने तिलक लगा दिया, बुलडोजर यूपी से चल पड़ा, तब कैसे कोई मुजफ्फर टिक पाएगा। नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और किसको जिताएगा? हड़ू हड़ू कैसा बोलते हैं, किसको जिताएगा? किसको जिताएगा? किसको जिताएगा? तारीख क्या? चिन्ह क्या? कैंडिडेट कौन? जीत गए। ये आवाज उस तक पहुंची होगी। कमल हमारा लक्की है, जीत हमारी पक्की है। अब ये कमल लक्की कैसे हुआ बताओ? ये कमल लक्की तब हुआ जब माँ लक्ष्मी इस पर विद्यमान हुई। और वो लक्ष्मी कौन? वो सुमंगला कौन? जो माँ भारती के रूप में हर दिल में बसी है। मुझे इस बात का गौरव है कि आज जब मैं मंच पर आई तो नरेंद्र भाई ने इस बात का उल्लेख किया कि ये सड़क का काम भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, कर कमलों से हुआ। एक ये सड़क नहीं, मैं आ रही हूँ बोरीवली से वसई, वसई से यहाँ, और वसई से लेकर आपके इस सभा में मंच पर आने के लिए वाहन का नहीं, ट्रेन का इस्तेमाल किया, लोकल का इस्तेमाल किया। मैंने कहा हम भी ढानू वाले हैं, 25 साल फ्लाइंग रानी में बिता दिए, हम भी देखें अभी लोकल कैसे दिखती है। तो मेरे साथ म्हात्रे जी थे, उन्होंने कहा आता ताई एस्केलेटर आहे आणि लोकल मध्ये एसी पण आहे। है, पता चलता है ढोंग है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो यही लोग वो भगवा वस्त्र छोड़कर राष्ट्र को तोड़ने की, संविधान को मोड़ने की बात करते हैं। मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी आए हैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ, एक एक वोट की ताकत को पहचानिए। एक वोट इधर से उधर हुआ तो क्या हश्र होगा हमारा, ये आपको बतलाना चाहती हूँ। एक वोट इधर से उधर हुआ, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आई और उन्होंने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि वो धारा 370 को पुनः स्थापित करेंगे। ये वो धारा 370 है जब जम्मू कश्मीर में लगी थी तो आदिवासियों का अधिकार छीना गया, दलितों का अधिकार छीना गया, बेटियों का ब्याह करके उनके परिवार की संपत्ति से उनका अधिकार छीना गया, बच्चों का बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों को छोड़ा गया, क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी थी। इसलिए आज इस मंच से नरेंद्र मेहता के समर्थकों को, वोटर्स को मैं अपील करने आई हूं, एक वोट इधर से उधर ना हो, क्योंकि इनके पास जब सत्ता आती है क्षण भर के लिए भी तो वो संविधान रोंद देते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं और हमारे संविधान को तहस नहस करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने मुजफ्फर साहब के कई किस्से सुने इस मंच पे, मैं स्तब्ध हूँ कि कब करवट बदलते हैं ये गिरगिट को भी नहीं पता चलता। लेकिन आज आपसे कहना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ धारा 370 को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन इनको यासीन मलिक के समर्थन के लिए एक आतंकवादी का परिवार चिट्ठी लिखता है इस आश्वासन के साथ कि आतंकवादी की बात देश की संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उठाएंगे।
मैं मुजफ्फर हुसैन से कहना चाहती हूँ, अगली बार अपने आकाओं से मिलो तो पूछो उनसे ऐसा क्या रिश्ता है उन आतंकवादियों के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों को हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के सैनिकों के खून से सन दिया और आप उनके साथी बनते हो। इसलिए कहती हूँ, जिस जगह के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो वहां कोई मुजफ्फर चुनकर आ नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा धारा 370 पुनः लगाएंगे, हम वो लोग हैं जिन्होंने कहा पूर्ण सत्ता दीजिए, हम धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक संविधान में हम जोड़ पाएंगे। ये वो लोग हैं जब हम श्री राम का जय घोष करते थे, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, ये उपहास कर कर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बना, तारीख बताई गई, इनकी हिम्मत नहीं हुई आकर रामलला के चरणों में प्रणाम करें। हमने वचन दिया, उस वचन की पूर्ति की। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद की नई इमारत में अपना कदम रखते ही देश की बहनों के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित किया। और ये वो निर्लज हैं जो अगर महिला मैदान में राजनीति की उतरती है तो उसका अपमान करते हैं। सीता सोरेन हो झारखंड में तो एक वहां अपमान करता है, मुंबई में शाइना एनसी का अपमान करते हैं, माल कहते हैं औरत को। मुजफ्फर हुसैन के मुंह से एक भी शब्द निकला ऐसे नेताओं के खिलाफ? अरे जिसकी अपनी पार्टी में, अपनी संगत में ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टी के संरक्षण में क्या आपकी बहु बेटियां सुरक्षित और सम्मान के साथ रह पाएंगी? ये इस प्रश्न को उत्तर आपने देना है, क्योंकि नरेंद्र मेहता का तो वो बाल बांका नहीं कर सकते, वो भी जानते हैं। निगाह उनकी आप पर है, आप सुरक्षित रहे, इसलिए 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाएं और नरेंद्र मेहता को जिताएं। ये निवेदन करने आई। सुना कि हमने बहन को लाडली के रूप में पूजा, उसको योजना दी, 1500 रुपए देने की बात कही, तब ये 3000 का सपना दिखा रहे हैं। यहाँ दादा कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो देंगे, वहाँ कह रहे हैं खटाखट फटाफट। एक बात बताती हूँ, ये खटाखट का सपना उन्होंने राजस्थान में दिखाया था, नौजवानों से कहा था बेरोजगार नौजवान को भत्ता देंगे। यहाँ देखो, हम कहते हैं बेरोजगार नौजवान को नौकरी देंगे, वो कहते हैं भत्ता देंगे, ताकि नौजवान हमेशा हाथ फैला के उनके सामने खड़ा रहे। कुछ नौजवानों ने उनकी इस बात पर विश्वास कर लिया। हाल ये हुआ कि खटाखट वोट तो दिया, फिर फटाफट पता चला 3 लाख नौजवान राजस्थान की सड़कों पर भत्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कांग्रेस का एक नेता नहीं मिला। ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कहा कि हम किसान के सम्मान में खटाखट बहुत सारा पैसा देंगे। जैसे ही सत्ता में आए, फटाफट इन्होंने अपनी जेब भरी, तिजोरी को बैंकरप्ट किया और किसान मुंह ताकते रहे। हम वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6000 रुपया पिछले 10 साल तक पहुंचाया है। ये वो लोग हैं। और आप तो खुशकिस्मत है, आप तो बिल्डर का एक नाम ले रहे हैं। आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि अभी तक जीजा जी उनके नहीं आए, वरना जितना बचा था वो भी। ये वो लोग हैं जो गरीब की जमीन, उनका घर छीनते हैं। हम उस पार्टी से हैं जहां नरेंद्र मोदी 10 साल की अवधि में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाकर चाबी उनके घर की लक्ष्मी को देते हैं। हम वो लोग हैं। अरे ये वो लोग हैं। 11 बजे हमारे प्रचार के लिए आए और सुनने आए थे। उन्होंने देश की बातें भी कही, शहर की बातें भी कही और कमल का गीत कितना जरूरी है, भाजपा का कितना जरूरी है, इस बारे में लोगों से कहा। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि उन्होंने
जो बातें की उसको अमल करें। नेता साहब, आपने अभी अपने भाषण में बताया कि पिछले वर्ष 2019 में वो आपके प्रचार के लिए नहीं आए थे, 2 महीने में आपको उनका नुकसान उठाना पड़ा। अभी क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एक के जीवन में लकी चांस कुछ होता है। स्मृति जी 14 में जब विधानसभा तब भी आए, 17 में कॉर्पोरेशन में आए, 12 में वो आए, लेकिन किसी कारण से हम 19 में नहीं वो आ पाए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा लकी चांस नहीं आया, इस बार वो आए तो हमें विश्वास है स्मृति जी आए हैं, हम चुनाव जीतेंगे। सर, 2019 और 2024 क्या अंतर लगता है? लोगों के अंदर क्या फ़र्क है? आपकी प्रचार नीति झूठ फैलाया गया था और 24 में वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। झूठ के पाँव ज़्यादा दिन नहीं होते, सच ठहर सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। और वो सच आज बाहर आया है कि मीरा भाईंदर में 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ और जो 14 से 19 तक हमने विकास किया था, आज जनता उसको याद कर रही है और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि 5 साल हमने शहर की खो दिए। अब आने वाले समय के अंदर अब कमल का बटन दबाए। सर आपने अपक्ष विधायिका पर भी टीका टिप्पणी कहा कि अगर वो उनको वोट देते हैं तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के साथ ही मीरा भाईंदर ने भाजपा की लड़ाई दूसरी पार्टी हुई है और कांग्रेस चाहती है कि वोट का विभाजन हो ताकि उनको फ़ायदा हो। हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस शहर के वासियों से कहेंगे कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, अपना वोट किसी भी इंडिपेंडेंट को नहीं दें, क्योंकि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति और प्लान है। वोटों का बंटवारा करना, हिंदू वोट का बंटवारा करना, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है। इसका शिकार कोई भी इस मीरा भाईंदर का वासी ना हो, इसलिए हम कहेंगे कि सभी लोग एक तरफा भाजपा को। आपकी लड़ाई गीता जैन से है या मुजफ्फर हुसैन से? जो लड़ाई किसकी आपकी? हमारी लड़ाई कांग्रेस से है और वो जो मंदिर जाते हैं वो दिखावे के लिए कुछ नहीं। अगर उनकी आस्था और श्रद्धा होती तो अभी नहीं जाते, हर साल वो जाते हैं। इसलिए मेहमान के तौर पर बुलाया होगा वो ठीक है। आस्था और श्रद्धा उनकी ना कल की ना आज है, आने वाले समय का मुझे पता नहीं। और वाकई में आस्था और श्रद्धा है। बाजू की विधानसभा में तो कभी जाते नहीं, केवल 145 में दर्शन को जाते, तो 146 में गणपति का एक भी होर्डिंग नहीं लगा, ना ही एक भी गणपति दर्शन को गए। नवरात्रि भी आप देखिए, ना ही 146 में एक भी होर्डिंग लगा, ना ही एक भी दर्शन को गए। ये साफ संकेत देता है कि जहाँ उन्हें वोट चाहिए वहाँ वो बैनर लगाते, पूजा करते, अर्चना करते। आप कहता भी योगी जी पहली बार आ रहे हैं मीरा भाईंदर, योगी जी लड़ाई किसके साथ है? मुजफ्फर हुसैन या गीता जैन? मेरे फिर का हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, अपक्ष किसी के साथ नहीं है। योगी जी आ रहे हैं 13 तारीख को। योगी जी आ रहे हैं तो स्वाभाविक है इस शहर के नागरिक योगी जी को सुनना चाहते हैं और हमें विश्वास है उस सभा के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मीरा भाईंदर के रहवासी आएंगे उनको सुनने के लिए। और हमें विश्वास है कि उनकी सभा के बाद और बहुत परिवर्तन इस शहर में आएगी।